मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम सूचना के अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के बारे में आपको जानकारी देंगे। आरटीआई से जुड़े नियम कानून बताएंगे। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार लोकतंत्र को मजबूत करने में, शासन में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने समेत कई अहम उद्देश्यों के लिए संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया। देश के इतिहास में इस कानून ने कई अहम घोटालों को उजागर करने में अहम भूमिका भी निभाई है। लोगों को सूचना तय समय में पाने का रास्ता दिखाया है और यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वो जाकर किसी भी सरकारी विभाग से सवाल जवाब कर सकता है और हर तरह की जानकारी भी ले सकता है। इस कानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में जनलोक सूचना अधिकारी के पद का प्रावधान है। आरटीआई आवेदन इनके पास जमा करना होता है और इसके लिए नागरिकों को सरकारी संस्थान जाकर बस एक आवेदन देना होता है और आवेदन देने के बाद उसका जवाब उस संस्थान को 30 दिनों के भीतर देना होता है। इस तरह से ये देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता के पास सबसे बड़ा हथियार है, जिसका उपयोग कर वो अपने हक की मांग कर सकता है। तो ये तो थी कुछ आरटीआई से जुड़ी हुई बुनियादी जानकारी। आज आरटीआई के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नवीन जी, आपको विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। आपका भी कोई सवाल है आप फोन कर सकते हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार फिर से आपको विषय की जानकारी दे देते हैं। सूचना के अधिकार से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं और इसके लिए टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर्स हैं 0120-6127-967, 0120-6127-968। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और नवीन जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर सूचना का अधिकार क्या है और किन फैसलों के तहत ये अधिकार हमें मिला है। बिल्कुल वक्ता जी, देखिए सूचना का अधिकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अधिकार है जी। यदि हम लोकतंत्र की बात करें तो वास्तविक लोकतंत्र के अंदर हर किसी को देश के अंदर किस तरह के कार्य विकास से संबंधित या ऐसे कोई भी कार्य जो कि जनता को प्रभावित करते हैं उसके विषय में जानकारी होना आवश्यक होता है। अब सूचना के अधिकार की यदि हम बात करें तो हमारे संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में जी इसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। सूचना का अधिकार जो है इसके तहत हर एक नागरिक को अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता और अधिकार का काम करती है और जनता की क्या भूमिका हो सकती है विकास के कार्यों में, इसके लिए बड़ा आवश्यक होता है कि जनता के पास में सूचना का अधिकार हो। ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, इसका मकसद ये था कि सरकार के कार्यों से संबंधित किसी भी सरकारी विभाग के विषय में जानकारी प्राप्त करना या कोई आवश्यक दस्तावेज है जिसको एनालाइज करना चाहती है जनता, उनको प्राप्त करना, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, ये सारे अधिकार जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नागरिकों को देता है। क्यों लाया गया था? सन 1976 में एक मुकदमा हुआ था राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसके तहत ये मुकदमा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा तो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मुकदमे में ये चीज माना था कि अनुच्छेद 19 के तहत सूचना का अधिकार जो है उसको मौलिक अधिकार माना जाएगा। और
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि भारतीय लोकतंत्र में क्योंकि जनता ही स्वामी है, जी इसलिए उनके पास में सरकार के कामकाज के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। उसके बाद में भी और काफी सारे केसेस हुए, उनमें भी यही चीज जो है अदालतों ने माना कि हाँ, सूचना का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार बनता है और जनता को जानकारी प्राप्त करने का हक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नवीन जी, आरटीआई एक्ट क्यों लाया गया, ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए सर। जी देखिए, आरटीआई एक्ट लाने के पीछे जो मूल रूप से मकसद था कि जवाबदेही तय करना। अब नागरिकों को सिर्फ ये तो नहीं कहा जा सकता कि विकास के कार्य किए जा रहे हैं, है ना, और अलग अलग स्कीम्स लाए जा रहे हैं जिसके तहत जनता का विकास होगा। विकास अगर किया जा रहा है तो वो दिखना भी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है दिखता नहीं है, समय लगता है विकास होने में, लेकिन क्या वास्तव में विकास हो रहे हैं या विकास के नाम पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है? और भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है हमारे देश में। तो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में पारित किया गया। जी। अब इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। बस शर्त इतनी है कि जो जानकारी मांगी जा रही है वह जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सरकारी विभाग से उसके विचार नहीं पूछे जा सकते, है ना। जो तथ्य हैं, वास्तव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस उतनी जानकारी ली जा सकती है। जी। यदि उससे संबंधित कोई दस्तावेज है तो उनकी प्रमाणित प्रतियां हासिल की जा सकती हैं, है ना। विचार नहीं लिए जा सकते और कोई ऐसी जानकारी नहीं ली जा सकती जिससे देश की संप्रभुता पर कोई खतरा उत्पन्न होता है। जी। ठीक है, तो ये नियम है और मुख्य रूप से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और जनता भी भागीदार बन सके लोकतंत्र को कायम रखने में, इसके लिए आरटीआई एक्ट लाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। नवीन जी ये भी समझाइए कि सरकारी अधिकारियों की आरटीआई के संदर्भ में क्या कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं? देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ये दी गई है कि उनके विभाग से संबंधित जो भी अभिलेख हैं उनको सम्यक रूप से सूचीपत्रित करके और उनको इंडेक्सिंग करके इस प्रकार से रखा जाए कि सूचना के अधिकार के तहत यदि कोई आवेदन किया जाए तो आवश्यक सूचना जो है आसानी से निकाला जा सके और वो मांगने वाली जनता को दी जा सके। इसके अलावा सूचना को जहां तक संभव हो सके, है ना, उसकी उपलब्धता जो है उसको सुनिश्चित करना। यदि उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जानकारियों को कंप्यूटरीकृत करना है या किसी और माध्यम से उसको संरक्षित करना है या स्टोर करना है, तो ये सारे कदम भी जो है पब्लिक अथॉरिटी के जिम्मेदारियों में आते हैं। साथ ही साथ पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि 120 दिनों के भीतर, है ना, जो भी उनके संगठन की विशिष्टियां हैं, कृत्य और कर्तव्य हैं तथा उनके अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां, उनके कर्तव्य, इन सब के बारे में भी सूचना जो है वे एकत्रित करें और उसको आवश्यक और समुचित तरीके से उनका रखरखाव करें। इसी प्रकार से उनके कृत्यों के निर्वहन के लिए जो स्थापित मानदंड है, इस सूचना को भी प्रोमिनेंटली सेव करके रखा जाए। साथ ही साथ वेबसाइट डेवलप करके वेबसाइट के ऊपर भी जहां तक संभव हो सके जो जानकारी दी जानी चाहिए तो वो देना होता है। तो इस प्रकार के दायित्व जो है पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर रहते हैं। बिल्कुल। ये भी समझना चाहेंगे नवीन जी के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं और इनकी क्या कुछ जिम्मेदारियां होती हैं? जी
बिल्कुल वक्ता जी, जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, ये ऐसे अधिकारी होते हैं जिन्हें सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में लोक अधिकारियों द्वारा आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो और उन्हें ये दायित्व दिया गया हो कि वे लोक सूचना अधिकारी की तरह कार्य करें। साथ ही साथ यदि सूचना प्राप्ति के लिए कोई आवेदन उनके पास में आता है तो उनको जो सूचना मांगी गई है वह सूचना देना होता है। अब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए जी। कोई भी मांगी गई अन्य अधिकारियों की सहायता उन्हें उपलब्ध कराई जाए, है ना। और अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए अन्य अधिकारियों को भी पीआईओ के रूप में वो दर्जा दिया जा सकता है। तो जो कोई भी अधिकारी इस अधिनियम के तहत डेजिग्नेट किया गया हो कि वह अधिकारी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का कार्य करेगा, ऐसे अधिकारियों को ही हम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या लोक सूचना अधिकारी कहते हैं। जी नवीन जी, आरटीआई के जरिए जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कुछ है? किस तरह से जानकारी प्राप्त की जा सकती है? आम जनता को किस तरह की प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा, ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल वक्ता जी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आम नागरिक इसको निश्चित रूप से जानना चाहता है कि आरटीआई एप्लीकेशन किस तरह से लगाई जाए। तो देखिए, सबसे पहले आरटीआई के लिए यदि आवेदन दाखिल करना है जी, तो आवेदक को या तो हस्तलिखित आवेदन दे सकते हैं या फिर टाइप करा करके भी दे सकते हैं। साथ ही साथ जो आवेदन के लिए फॉर्म है वे अलग अलग राज्यों के पब्लिक इंफॉर्मेशन से संबंधित जो भी वेबसाइट होते हैं उसके ऊपर भी फॉर्मेट ऑफ फॉर्म्स उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड करके उनको भी भर के जमा कर सकते हैं। अब इसके लिए जो आवश्यकताएं हैं आवेदन के साथ में जी। आवेदन प्रेफरेबली या तो अंग्रेजी में या फिर हिंदी में या जिस राज्य में आप रहते हैं वहां की जो भी ऑफिशियल प्रादेशिक भाषा है उसमें लिख करके दिया जा सकता है। आवेदन के अंदर जो सूचना आवेदक को देनी होती है जी। वो है सबसे पहले तो ये लिखना होगा सहायक लोक सूचना अधिकारी या फिर लोक सूचना अधिकारी का नाम और उनके कार्यालय का पता जिनसे सूचना मांगी जा रही है। उसके बाद विषय उसमें लिखना आवश्यक होता है। विषय के अंदर आपको ये निर्दिष्ट करना आवश्यक है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आप आवेदन दायर कर रहे हैं। उसके बाद में आपको ब्यौरा देना होता है कि आप लोक अधिकारी से कौन सी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद आवेदनकर्ता का नाम, आवेदनकर्ता के पिता या पति का नाम जी। इसके अलावा आवेदनकर्ता किस वर्ग से आता है, यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य पिछड़ा वर्ग से आवेदक है तो इसकी भी जानकारी देना आवश्यक होता है। साथ ही साथ आवेदन शुल्क भी देना होता है। यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे है जी, है ना, तो इसकी भी जानकारी देनी होती है कि वह गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति है। क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि आवेदक जो है गरीबी रेखा से नीचे आता है तो उस स्थिति में आवेदक को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होता जी। साथ ही साथ मोबाइल नंबर व ईमेल पता भी आवेदन फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। पत्राचार के लिए आपको सूचना किस पते पर भेजी जाए, है ना, तो इसके लिए पत्राचार के लिए डाक पता भी देना आवश्यक होता है। साथ ही साथ स्थान और तिथि और अपने हस्ताक्षर करके, और यदि कोई एनेक्शर लगा रहे हैं, कोई संलग्नक लगा रहे हैं जी, तो उसकी भी सूची आवेदन के साथ में दी जानी आवश्यक होती है। नवीन जी, जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जब आरटीआई का आवेदन रद्द किया जा सकता है? जी वक्ता जी, ऐसी कोई भी जानकारी यदि आवेदक ने मांगी हो जी, जिसके प्रकटन से देश की अखंडता, प्रभुता
या किसी राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है तो उस जानकारी को नहीं दिया जाएगा और आवेदन रद्द कर दी जाएगी। जी। इसके अलावा यदि कोई ऐसी सूचना है जिसको किसी न्यायालय या किसी अधिकरण ने अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया हो, वह जानकारी भी नहीं दी जा सकती और ऐसी जानकारी यदि मांगी गई है तो भी आवेदन रद्द की जा सकती है। इसके अलावा यदि कोई ऐसी सूचना है जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार भंग होते हो, वे जानकारी भी नहीं दिए जा सकते। यदि कोई ऐसी जानकारी है जिसमें वाणिज्यिक विश्वास या व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी जानकारी भी नहीं दी जा सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में भी आवेदन रद्द कर दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में कोई सूचना प्राप्त हुई है ना, तो जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है, तब तक वो जानकारी नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ यदि किसी विदेशी सरकार से विश्वास में कोई सूचना प्राप्त हुई है तो उसको भी आवेदक को देने के लिए सूचना अधिकारी बाध्य नहीं होता। ऐसी स्थिति में भी आवेदन रद्द किया जा सकता है। फिर यदि कोई ऐसी जानकारी है जिसके प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचता है जी, तो उस स्थिति में भी आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। फिर यदि कोई ऐसी सूचना मांगी जा रही है जिससे अपराधियों के अन्वेषण में या अपराधियों के पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन उत्पन्न होती हो जी, वो जानकारी भी देने योग्य नहीं होती और आवेदन रद्द कर दिया जाता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के जो दस्तावेज होते हैं जी, है ना, जिसमें मंत्री परिषद सचिवों या अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श यदि या उनके अभिलेख सम्मिलित हैं तो ऐसी सूचना को भी देने से मना किया जा सकता है। जी सर, है ना? बिल्कुल। तो इस तरह की कुछ जानकारियां हैं। हाँ। जैसे या तो शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 यदि सूचना उस कानून के दायरे में आती है तो भी आवेदन रद्द किया जी, बिल्कुल। नवीन जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, किसी तरह की समस्या का समाधान चाहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सीताराम जी जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। सर क्या कुछ है आपका सवाल, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरा पर सवाल है कि उन 2005 के बाद इस सूचना अधिकार में कौन कौन से परिवर्तन हुए, क्यों हुए? जी नवीन जी। देखिए, सूचना अधिकार में परिवर्तन जो हुए हैं, है ना, इसके लिए थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा क्योंकि एग्जैक्टली उस चीज को देखा नहीं है। अब मुझे थोड़ा सा समय दें, अगले सवाल पर चलते हैं। थोड़ी देर के अंदर में मैं इनको जवाब देता हूँ इस सवाल का। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को क्यों नियुक्त किया जाता है और क्यों इसे बनाया गया है, कमीशन में कौन कौन शामिल होता है, ये भी आप हमारे दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल। देखिए, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई है। जी। इस आयोग का जो उद्देश्य है वो ये है कि आवेदकों को सुविधा प्रदान की जाए। जैसे कि किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से कोई सूचना मांगी जाती है जी। और वो सूचना यदि प्रदान किया जाता है विभाग या मंत्रालय के द्वारा और आवेदक उस सूचना से संतुष्ट नहीं होता है ना, तो ऐसी परिस्थितियों में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पिक्चर में आता है और वो सहायता करता है आवेदक की इस बारे में कि उसको समुचित जानकारी प्रदान की जा सके। इस कमीशन के अंदर एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और
इनके साथ में 10 सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। तो टोटल 11 सदस्यों की ये टीम होती है जो मिलकर के सूचना का अधिकार अधिनियम को ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करते हैं। जी बिल्कुल। नवीन जी, ये भी समझना चाहेंगे कि किन संस्थाओं पर ये एक्ट लागू नहीं होता है? जी वक्ता जी, कोई भी खुफिया एजेंसी जी जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता प्रभावित होती है, ऐसी एजेंसियों पर ये अधिनियम लागू नहीं होता। साथ ही जो दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामले होते हैं, जो संस्थाएं इस विषय पर काम कर रही होती हैं, विदेशों के साथ तालमेल बैठा, उनके ऊपर भी लागू नहीं होता है। यदि कोर्ट के अंदर किसी याचिका पर सुनवाई हो रही है या जांच एजेंसी के द्वारा किसी मामले की जांच की जा रही है, तो लंबित मामलों की या लंबित जांच प्रक्रिया के बारे में उस संस्थान पर इस विषय पर लागू नहीं होता है ना। साथ ही जो भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय है, उसके ऊपर भी ये अधिनियम लागू नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी निजी संस्थान के ऊपर ये अधिनियम लागू नहीं होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन जी। इस विषय से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और इस कार्यक्रम के जरिए आप हमारे साथ जुड़े, अपना वक्त हमारे साथ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।